नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में बात करता है। भारत में क्या स्थिति है इसकी, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम सुधार कर इन स्वास्थ्य और अधिकारों में और अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये क्लीन एनर्जी के बारे में है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उनके बारे में है, और साथ ही साथ पर्यावरण का इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इन ऊर्जा के स्रोतों का, उस बारे में भी हम बात करेंगे। अपने आप में काफ़ी दिलचस्प आर्टिकल है। कुछ ऐसे आयामों की इस आर्टिकल में चर्चा है जो कि इतने चर्चित नहीं रहते हैं लेकिन महत्वपूर्ण काफ़ी है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉ सीखो एक 3 दिन का फ्री बूट कैंप ला रहा है जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उस बारे में भी गाइडेंस मिलेगा, और साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो 10 से 12 जुलाई ये 3 दिन ये बूट कैंप होगा। इसका समय होगा शाम 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो ये है कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। आपका ऑप्शन ए है ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी है अनूप चंद्रा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आज का ये है क्या व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज ए सस्टेनेबल रिसोर्स। तो यहाँ पर किस तरीके से हम जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है इनका इस्तेमाल करें कि ये एक हमारे लिए बहुत ही सतत एक संसाधन बना रहे। आपको यहाँ पर कुछ सुझाव देते हुए एक विस्तृत चर्चा करनी है। आपका उत्तर 250 शब्द में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग वीडियो की पीडीएफ भी चाहते हैं। हम ये जो स्लाइड्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनकी पीडीएफ चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। हमारे 3 इंस्टाग्राम चैनल है, लॉ सीखो जुडिशरी, लॉ सीखो क्लैट प्रेप और यूजीसी नेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर शेयर होता है। एक बार ज़रूर इन पेजेस को जाके विजिट करिएगा। पहले आर्टिकल पे आते हैं। पहला आर्टिकल जो है वो बात करता है कि सोशल नॉर्म्स के बारे में। सोशल नॉर्म्स किसके अराउंड? सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में, मतलब यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में। तो 11 जुलाई को हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस बनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। उसी को देखते हुए इस आर्टिकल में बात की गई है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स के बारे में। भारतीय महिलाओं की जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स है और उनके बारे में। तो अगर हम भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन डे है तो जनसंख्या की बात हम जरूर करेंगे। भारत में अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें, TFR देखें, तो ये 2.2 चिल्ड्रन है। मतलब यहाँ पे प्रत्येक महिला को 2.2 चिल्ड्रन होते। ये एक एवरेज है। ऑब्वियसली एक राउंड ऑफ करके ये निकाले हम इसको तो हमको होल नंबर मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 कम से कम होना जरूरी है। तभी फॉर एग्जांपल आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब 100 लोगों की जनसंख्या है, 100 लोगों में हम मान लेते हैं कि 50 पुरुष है, 50 महिलाएं, इनके आपस में शादी होते हैं, 50 यहाँ पे दंपति हो गए। उनको अगर 100 की जो पॉपुलेशन है वो बना के रखनी है तो यहाँ पर कम से कम 2.1 जो चिल्ड्रन है वो प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक दंपति को होना जरूरी, तभी आपकी पॉपुलेशन रिप्लेस कर पाएंगी। जापान को उदाहरण ले तो वहां पे रिप्लेसमेंट रेट जो है वो अपने आप में कम है। चीन में भी ये रिप्लेसमेंट रेट कम हो गया। उसी को देखते हुए वन चाइना पॉलिसी थी इसको वापस ले लिया गया है चीन में। तो इससे होता ये है कि अगर रिप्लेसमेंट रेट नहीं बना रहे तो आपके देश में जो वृद्ध जनसंख्या है वो बढ़ते जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर TFR का अपना एक सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अगर हमारे देश में देखें तो जो गरीब राज्य है इसमें TFR ज़्यादा है। वही अगर हम मेट्रो सिटीज़ या विकसित राज्यों की तुलना में यहाँ पे कंपेयर करें, रूरल एरियाज में भी अगर हम देखें, रूरल एरिया खासकर जो गरीब स्टेट्स के हैं, जिसे हम बीमारू स्टेट्स कह सकते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में सब आगे नहीं है, काफ़ी निचले पायदान में, यहाँ पे TFR काफ़ी ज़्यादा होता है। TFR ज़्यादा होने से आपकी जनसंख्या
बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बताई गई है इस आर्टिकल में वो ये है कि महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए रिलेटेड टू देयर प्रेगनेंसी। यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्टिव राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो जाती है, वो महिला भले ही नहीं चाहती है फिर भी वहाँ पर प्रेगनेंसी होती है। सोशल नॉर्म्स बना हुआ है, ऐसा आपके परिवार के नॉर्म्स बने हुए हैं हमारे भारतीय समाज में, उसको देखते हुए तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ एक्सपोज्ड वीकनेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड लेड टू गैप्स इन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कोविड-19 के दौर में जहाँ पर हम एक इतनी बड़ी महामारी को हैंडल नहीं कर पाए, सेकेंड वेव में हम खासकर हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, स्वास्थ्य प्रणाली है, उसकी अगर हम कह दें कि पूरी कमियां सामने आ गई, उसकी पोल खुल गई, तो वो गलत नहीं होगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको इंपॉर्टेंस तरजीह नहीं दी जाती है। SRH इंडिकेटर की अगर हम बात करें, जिनकी हमने बात करी, तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इम्प्रूव्ड रेट्स ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड अ डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। तो यहाँ पर जो 1999 से लेकर जो 2001 तक 387 का यहाँ पर हमें रेशियो देखने को मिलता था, जो कि 2016-18 में 113 हो गया। तो अपने आप में ये एक काफ़ी अच्छा सुधार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम की अगर हम स्वास्थ्य प्रणाली देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में इम्प्रूव हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे हुए हैं, जो कि सोशल नॉर्म्स, जो कि हमारी एक सामाजिक सोच होती है, उसको चुनौती देने के लिए काफ़ी सबल साबित हुआ है। तो यहाँ पर 2 पुअर इंडिकेटर्स की बात करी है। पहला क्या है वो देख लेते हैं। अराउंड 2 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल ईच ईयर हैड प्रेगनेंसी, 63% वर अनवांटेड एंड अनइंटेंडेड। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमारे देश में हम कहते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ कही जाती है वो ये है कि यहाँ पर अनवांटेड और यहाँ पर एक अनइंटेंडेड एडोलेसेंट एज में ही प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 26.8% वुमेन एज्ड बिटवीन 20 to 24 आर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 26.8% वुमेन जो है उनकी 18 वर्ष से पहले यहाँ पर शादी हो जाती है। भारत में अगर देखें तो ये 3rd वर्स्ट परफॉर्मर कंट्री है दक्षिण एशिया में, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 की माने तो अपने आप में ज़रूरत है कि हम इस विश्व जनसंख्या दिवस में इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात करता है। क्या विकल्प लेकर आ जाया करता है, ला सकते हैं हम, क्या विकल्प हम ला सकते हैं, उसके साथ में विनियमन की भी आवश्यकता है, उस बारे में भी बात करते हैं। तो हाल ही में इंडिया यूएस क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के लिए मुकेश अंबानी, हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति है, उन्होंने 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करी क्लीन एनर्जी में, या हम जैसे ग्रीन एनर्जी करते हैं, खासकर जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो यहाँ पर इंडिया की जो पार्टनरशिप हुए हैं और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी कुछ कमियों की बात की गई है इस आर्टिकल में। सबसे पहला है वाइल सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया इज ऑल्सो एक्सपांडिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड यूज। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी अगर हम अलग साइड देखें उस कॉइन का ही, तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको ज़्यादा और निकाला जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्थात हमारी जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है जिससे कार्बन एमिशन होता है, पर्यावरण को हानि पहुँचती है, उसका भी इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी मानते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को, इकोलॉजिकल को और जो सोशल डिस्ट्रप्शन है वो भी बढ़ाते जा रहा है। उत्तराखंड का अपने आप में उदाहरण है, सरदार सरोवर बांध देखें तो उसमें भी काफ़ी गांव यहाँ पर पानी में समाहित हो गए, काफ़ी जंगल पानी में समाहित हो गए। इंदिरा सागर एक उदाहरण है ऐसे ही। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, उससे भी इन्वायरमेंट को
को भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है जो मेगा पार्क प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इतना देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कोई हमारे पास में पर्टिकुलर प्रोविज़न भी नहीं है। माना जाता है कि ठीक है क्लीन एनर्जी है तो इससे पर्यावरण को हानि होगी नहीं, लेकिन ऐसा हम अजम्पशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जब भी मेगा पार्क प्रोजेक्ट हो या मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो तो यहाँ पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल से यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स के और एक शिफ्ट वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली एक्सपांडिंग डिवास्टिंग माइनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एनर्जी पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए माइनिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि अलग अलग स्रोत है बिजली पैदा करने के, तो उससे भी पर्यावरण को काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ तो आप पेट्रोल डीजल कम करके कह रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट बचाएंगे, लेकिन वही जो दूसरा आप स्रोत यहाँ पर अपनाने वाले हैं उससे भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ विकल्प की बात की गई है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रहता है सोलर एनर्जी। जो सौर ऊर्जा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड सोलर अलायंस में हम लीडिंग पावर है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। तो भारत इसमें एक अग्रणी देश बनने की ओर आगे बढ़ ही रहा है। अगर हम इसमें और ध्यान दें तो हम वो दिन दूर नहीं कि हम एक ऐसे देश बन जाएंगे जहाँ पे कम्प्लीटली हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्लीन एनर्जी पे डिपेंडेंट और उससे हमारे पर्यावरण को भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने 150 गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वहाँ पर सोलर एनर्जी के रूफटॉप्स लगाए हैं हेल्पिंग, और इससे करीब 8.8 करोड़ का सेविंग हुआ है, बचत हुई है। उसके साथ ही 8.5 करोड़ का यहाँ पे अर्निंग भी देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने ये बिजली बना के पावर ग्रिड जो होती है, पावर कंपनीज जो होती है उनको बेची है। उसके साथ ही साथ 30 गुना ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स भी मेगा सोलर पार्क जो है उसमें जनरेट हुए हैं, अगर यूएस की स्टडी की हम माने तो। उसके अलावा रेगुलेट कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूजेस वेस्टफुल एंड लग्जरी पावर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि नेशनल एनर्जी पॉलिसी, इसमें भी यही बात कही गई है कि एनर्जी जो ऊर्जा है उसको हमें काफ़ी संवेदनशीलता से इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास में भले ही संसाधन हैं, आप संपन्न हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इसको एज अ लग्जरियस पावर या उसको ज़बरदस्ती वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है अगर हम इंडिविजुअल या सिटीजन के लेवल पे देखें तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।